सो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है, ये हमारे इस चैनल का 14th वीडियो है जो कि आईसी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे थर्ड चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो वीडियो है, ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी का 5th वीडियो है, जिसमें कि हम प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स और उसके टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइज, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस, इससे कि पहले मैं ये मेन वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप ये वाला वीडियो जो कि अभी आई बटन पे आ रहा है उसको देखिए, क्योंकि ये वीडियो में मैंने प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताया है, उसके बेसिक्स को समझाया है एंड उसका बेसिक्स जो है वो आपको इस वीडियो में लगने वाला है। इस वीडियो में मैं फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर समझाने वाला हूं, बट उसके लिए आपको सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर क्या होता है ये जानना जरूरी है। इसलिए आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए एंड देन इस वीडियो को देखिए। एंड अगर आपने ये वीडियो पहले से ही देख के रखा हुआ है तो आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। सो गाइस, अब बारी आती है फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर्स के क्या फीचर्स होते हैं। सो जो पहला फीचर आता है वो ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स हैव सर्टेन प्रिविलेजेस एंड प्रेफरेंशियल राइट्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स के बेसिक्स को जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि प्रेफरेंस शेयर जो है उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। सो उसके पास क्या होता है, कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स या फिर कुछ स्पेशल अधिकार होते हैं जो कि दूसरे शेयर होल्डर्स के पास नहीं होते हैं। तो ये स्पेशल अधिकार क्या है? पहला अधिकार है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिगार्डिंग, मतलब कि डिविडेंड का पेमेंट किस तरीके से होगा। तो ये अधिकार में क्या कहा जाता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड है वो एक फिक्स्ड रेट में दिया जाएगा जो कि हर साल सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते वक्त ये डिसाइड किया गया कि 10% डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, तो ये 10% हर साल सेम रहेगा। एंड जो दूसरा बढ़ावा है वो ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड है वो सबसे पहले पे किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रॉफिट को डिवाइड करके सब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड सबसे पहले दिया जाएगा। नेक्स्ट जो बढ़ावा मिलता है वो है इसका कैपिटल का रीपेमेंट। एंड ये बढ़ावा क्या कहता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है कैपिटल का रीपेमेंट फर्म के डिसोल्यूशन के समय में सबसे पहले होगा। मतलब ये कि अगर फर्म डिसॉल्व कर रहा है तो डिसॉल्व होते समय सब शेयर होल्डर्स को अपना कैपिटल का रीपेमेंट किया जाएगा, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल का रीपेमेंट सबसे पहले किया जाएगा। एग्जांपल के लिए लेते हैं, आप एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है एंड आपका दोस्त एक इक्विटी शेयर होल्डर है। आपका प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 2 लाख रुपया है एंड आपके दोस्त का इक्विटी शेयर का वैल्यू 1 लाख रुपया है। अब फर्म डिसॉल्व कर रही है, तो क्योंकि फर्म डिसॉल्व कर रही है तो फर्म आपको भी आपका कैपिटल वापस कर देगी एंड आपके दोस्त को भी उसका कैपिटल रीपे कर देगी। बट डिफरेंस यही आता है कि आपको जो है अपना कैपिटल का रीपेमेंट या फिर आपका कैपिटल वापस जो है वो आपके दोस्त से पहले मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं। सो पहला पॉइंट यही कहता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कुछ राइट्स होते हैं, कुछ स्पेशल बढ़ावा उनको दिया जाता है डिविडेंड के पेमेंट के रिगार्डिंग एंड कैपिटल के रीपेमेंट के रिगार्डिंग। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज पेड एट अ फिक्स्ड रेट एंड बिफोर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर्स। ये हमने प्रीवियस पॉइंट में भी देखा था कि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर में जो है वो डिविडेंड एक फिक्स्ड रेट में दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते वक्त फर्म ने ये डिसाइड किया कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% डिविडेंड देगी, तो ये 10% रेट ऑफ डिविडेंड जो है हर साल सेम रहेगा। ये 10% रेट ऑफ डिविडेंड में कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है। एंड जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि प्रॉफिट में से डिविडेंड देते समय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड का रीपेमेंट जो है वो सबसे पहले किया जाता है। मतलब अगर प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेंगे एंड उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आप एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है एंड आपका दोस्त एक इक्विटी शेयर होल्डर है। अब ईयर एंडिंग आ चुका है, फर्म जो है सबको अपना डिविडेंड दे रही है, तो डिविडेंड देते समय वो आप
आपको सबसे पहले डिविडेंड देगी एंड आपके दोस्त को बाद में देगी। आपको अपना डिविडेंड सबसे पहले मिल जाएगा एंड आपके दोस्त को आपके बाद में मिलेगा। एंड इसके साथ और एक बात है कि हो सकता है कि आपके दोस्त को जो डिविडेंड पे किया गया है वो अगले साल के हिसाब से अलग हो। मतलब हो सकता है कि उसको पिछले साल 10% डिविडेंड दिया गया था बट उसको इस साल 8% डिविडेंड दिया गया हो, बट आपके साथ ये नहीं होगा। आपको जो है अगर पिछले साल 10% दिया गया था सो इस साल भी आपको 10% ही दिया जाएगा। आपका डिविडेंड में 1% का भी कमी नहीं होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट देयर कैपिटल रिफंडेड फर्स्ट एंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो फर्म के डिसोल्यूशन के समय में जब सारे शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल का रीपेमेंट किया जाएगा तो कैपिटल का रीपेमेंट के समय में सबसे पहले कैपिटल का रीपेमेंट जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा एंड उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। सेम वही एग्जांपल को लेते हैं, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर है एंड आपका दोस्त इक्विटी शेयर होल्डर है, तो क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है सो कैपिटल का रीपेमेंट तो आपको भी होगा एंड आपके दोस्त को भी होगा, बट आपका कैपिटल का रीपेमेंट सबसे पहले होगा एंड आपके दोस्त का बाद में। हो सकता है कि आपके दोस्त को जो है उसका कैपिटल का अमाउंट जो है अपने फेस वैल्यू से कम मिले, यानी कि अगर आपके दोस्त के शेयर का फेस वैल्यू 2 लाख रुपया था, यानी कि ये कि अगर आपके दोस्त को 2 लाख रुपया मिलना था तो हो सकता है कि उसे 2 लाख पूरा का पूरा मिल गया हो या फिर 1.5 लाख ही मिला हो। बट आपके केस में आपको अगर 2 लाख रुपया का आपका शेयर कैपिटल था सो आपको वो 2 लाख रुपया पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा, एक भी रुपया कम नहीं दिया जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स हाउएवर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स एक्सेप्ट व्हेन डिविडेंड इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 2 years। They do not participate in the working of the business firm। So ये पॉइंट जो है ये इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस लाता है। प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स को यही पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट करता है। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि भले ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेस या फिर सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, बट जब बात आती है ओनरशिप की सो उनका ओनरशिप जो है वो इक्विटी शेयर्स के हिसाब में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं और वो बिजनेस के जो वर्किंग है, बिजनेस का डेली जो काम है वो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर उनका डिविडेंड 2 या 2 साल से ज्यादा के लिए पेंडिंग है देन वो फर्म के वर्किंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अगर उनका डिविडेंड ड्यू नहीं है सो वो फर्म के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं एंड ना ही उनके पास कोई वोटिंग राइट्स होगा। सो ये पॉइंट बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करता है कि भले ही आपको प्रेफरेंस शेयर्स खरीद के प्रेफरेंस मिल गया, बढ़ावा मिल गया, बट रही बात ओनरशिप की तो वो ओनरशिप आपको उतना ज्यादा नहीं मिला जितना कि आपको इक्विटी शेयर खरीदने पे मिल सकता था। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो जो पहला टाइप आता है वो है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स are those shares in which dividends not paid in a particular year are transferred to the next year. The dividends thus keeps on accumulating and the dividend is payable from the next year's profit before paying dividend to any other share. So cumulative preference shares क्या होता है? Cumulative preference shares वो shares होते हैं जिनमें की dividend जो है वो अगले साल में पास होता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलिए आपको एक साल में 17,000 रुपया का डिविडेंड का अमाउंट मिलना था, बट फर्म के पास उतना पैसा नहीं था कि वो आपको पूरा का पूरा 17,000 रुपया दे पाए। सो फर्म ने क्या किया, आपका जो डिविडेंड का अमाउंट है वो अगले साल के लिए ट्रांसफर कर दिया। मतलब ये कि आपको इस साल जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा, बट आपका इस साल का जितना भी डिविडेंड का अमाउंट है वो अगले साल आपको प्रॉफिट में से काट के दे दिया जाएगा। अब मान के चलिए अगला साल आ गया एंड आपका फर्म जो है वो कर्जे में डूबा हुआ है। सो इसकी वजह से क्या होगा कि फर्म जो है आपको डिविडेंड इस साल भी नहीं दे पाएगा। अब मान के चलिए इस साल आपको 18,000 रुपया का डिविडेंड मिलना था, बट फर्म जो है वो उतना केपेबल नहीं है कि वो आपको 18,000 रुपए का कैपिटल दे सके। सो वो फर्म क्या करेगी कि ये जो 18,000 रुपए का कैपिटल था इसको भी अगले साल ट्रांसफर कर देगी। सो इस साल होगा क्या कि आपका जो 18,000 रुपए का जो डिविडेंड जो कि इस साल पेंडिंग था वो अगले साल के लिए पेंडिंग दे दिया गया एंड आपका जो प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड था जो कि आपको प्रीवियस ईयर भी नहीं मिल पाया एंड जो कि इस साल पेंडिंग था उसको भी अगले साल के लिए पेंडिंग करवा दिया गया। सो अगर टोटल में देखा जाए तो आपका जो है प्रीवियस ईयर का डिविडेंड प्लस इस
इस साल का डिविडेंड दोनों को फर्म ने अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। मतलब फर्म ने ये कहा है कि हम आपको इस साल का डिविडेंड भी नहीं दे पाएंगे, बट हम आपका जो डिविडेंड है वो अगले साल के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। सो क्योंकि यहाँ पे आपको जो डिविडेंड का अमाउंट है वो आपको एक साल में मिल नहीं रहा है, एंड आपका जो डिविडेंड का अमाउंट है वो ईयर बाय ईयर जो है वो ऐड होते जा रहा है। सो ये बात कि आपका डिविडेंड ऐड होते जा रहा है, उसी की वजह से इस शेयर्स को कहा जाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स इन विच डिविडेंड्स नॉट पेड इन अ पर्टिकुलर ईयर आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर। जैसा कि मैंने कहा कि आपको पहले साल में 17,000 रुपए का डिविडेंड नहीं दे पाया था कंपनी ने, सो उसने क्या किया, आपके डिविडेंड का अमाउंट को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिया। द डिविडेंड दस कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग एंड द डिविडेंड इज पेएबल फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर्स प्रॉफिट बिफोर पेइंग डिविडेंड टू एनी अदर शेयर। और वो जो डिविडेंड है वो ऐड होते जा रहा था। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जब सेकेंड ईयर आया तो आपका सेकेंड ईयर का जो डिविडेंड यानी कि 18,000 वो आपका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो कि 17,000 उसके साथ जुड़ गया एंड वो अगले साल के लिए ऐड हो गया। सो यहाँ पर जो डिविडेंड है वो ऐड होते जा रहा है एंड उसी की वजह से इसका नाम पड़ा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। बट इसमें एक बात है एंड वो ये है कि भले ही आपका डिविडेंड आपको इस साल नहीं पे किया गया हो, बट अगले साल आपको जो है वो सबसे पहले दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले साल आपको प्रॉफिट में से सबसे पहले आपका प्रीवियस ईयर का डिविडेंड को क्लियर किया जाएगा। मतलब इसमें जैसे हमारा फर्स्ट ईयर का जो डिविडेंड जो कि 17,000 रुपया था वो क्लियर नहीं हो पाया था। सो क्योंकि वो क्लियर नहीं हो पाया था तो वो नेक्स्ट ईयर में पे होगा, बट ये नेक्स्ट ईयर में ये 17,000 रुपया आपको पे होगा। आपको उस साल का डिविडेंड हो सकता है कि बाद में पे हो, बट आपको प्रीवियस ईयर का डिविडेंड सबसे पहले पे किया जाएगा। जो नेक्स्ट शेयर है वो ये है कि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज preference shares in which the amount of dividend is not transferred to the next year. In case the company does not have profits to pay dividends, the right of getting the dividend paid is lost for that year. The dividend claim is not carried to subsequent years. अब ये जो है ये cumulative preference shares का opposite है। अब cumulative preference shares में हमने क्या देखा था कि हमारा जो एक साल का डिविडेंड था वो क्योंकि फर्म नहीं पे कर पा रही थी तो फर्म ने क्या किया था, वो डिविडेंड को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिया था। बट इसमें वो नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि अगर फर्म के पास उतना प्रॉफिट नहीं है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उस साल का डिविडेंड दे पाए, सो वो डिविडेंड का अमाउंट देने से मना कर देती है। इसमें जो डिविडेंड का अमाउंट है वो अगले साल के लिए ट्रांसफर नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर एक साल फर्म ने डिविडेंड का अमाउंट पेमेंट नहीं किया तो वो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर था उसका जो राइट था डिविडेंड का वो लॉस्ट हो जाता है। वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो डिविडेंड नहीं मिलता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा जो फर्स्ट ईयर का 17,000 रुपए का डिविडेंड था वो ना अगले साल के लिए ट्रांसफर किया जाएगा एंड हमारा वो 17,000 रुपया डूब जाएगा। सो ये जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिसएडवांटेज देते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है वो है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर एंटाइटल्ड टू अ शेयर इन द प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर गिविंग डिविडेंड टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो इसका मतलब क्या होता है कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसमें कि प्रॉफिट में से सब कुछ बांट देने का बाद भी जो अमाउंट बचा रहता है उसमें से भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर दिया जा सकता है। अब मान के चलिए आपका जो फर्म है उसने इस साल 1 लाख रुपया का पैसा अर्न किया, 1 लाख रुपया उसका प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट में से फर्म को जो है खर्चा करना पड़ेगा। सो फर्म ने जो है 60,000 रुपया खर्चा किया है। सो फर्म ने क्योंकि 1 लाख रुपया अर्न किया था, 60,000 रुपया खर्चा किया है, सो 40,000 रुपया जो है वो 40,000 रुपया अभी भी फर्म के पास पड़ा हुआ है। वो 40,000 रुपया जो है वो फर्म ने अभी तक खर्च नहीं किए हैं। सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स होते हैं को जो है ये 40,000 रुपया में से भी कुछ हिस्सा मिल सकता है। सो जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो है अपना नॉर्मल डिविडेंड का अमाउंट तो मिलता ही है, बट नॉर्मल डिविडेंड का अमाउंट मिलने के साथ साथ उन्हें जो है एक्स्ट्रा डिविडेंड का अमाउंट भी मिल सकता है अगर फर्म के पास एक्स्ट्रा डिविडेंड देने के लिए पैसा हो। अब जो नेक्स्ट आता है वो है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच डू नॉट हैव एनी राइट to get share in the profit left after giving dividends to equity and preference shareholders. They only get the normal dividend. अब ये जो है ये participating preference shares का उल्टा है। participating preference shares में क्या हो रहा था कि हमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट था उस एक्स्ट्रा अमाउंट में से भी कुछ हिस्सा अपने डिविडेंड में मिल सकता था, बट यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे आपको participating preference shares की तरह कोई
भी एक्स्ट्रा हिस्सा नहीं मिलेगा। आपको जितना पैसा आपको नॉर्मल डिविडेंड में मिलना था, आपको सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं, तो मुझे जो है अपना जो नॉर्मल डिविडेंड का अमाउंट है वही मिलेगा, मुझे कोई भी एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर हम एग्जांपल में देखें तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होने के कारण ये जो 40,000 रुपया का जो एक्स्ट्रा पैसा जो कि हमारे पास बाकी रह गया था, इसमें से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये पैसा जो है ये सिर्फ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही मिल सकता है। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर्स को क्या इक्विटी शेयर्स में बदला जा सकता है, उसी पॉइंट को लेकर ये दो टाइप के शेयर्स हमें जानना पड़ेगा। सो जो पहला शेयर है वो है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। सो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स are those preference shares which can be converted into equity shares after a period of time. So convertible preference shares क्या होते हैं? Convertible preference shares वो होते हैं जिनको कि हम preference shares से equity shares में convert कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर हमारे फर्म में किसी preference share holder का ये मन होता है कि वो अपने preference shares को equity shares में convert कर ले, तो अगर उसका preference shares convertible है तो वो उसको equity shares में convert कर सकता है। अब जो next है वो है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? Non-convertible preference shares are those preference shares which cannot be converted into equity shares. अब ये convertible shares का उल्टा है। Non-convertible में है कि हम preference से equity में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे फर्म में एक शेयर होल्डर को मन हुआ कि उसको अपना शेयर जो कि प्रेफरेंस शेयर्स है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करना है, बट उसका जो प्रेफरेंस शेयर्स था वो नॉन कन्वर्टिबल था। सो उसका क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स नॉन कन्वर्टिबल था, सो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होने के कारण वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, उसको प्रेफरेंस शेयर्स के साथ ही बिजनेस में फंक्शन करना पड़ेगा। सो कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या हुआ? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस मतलब वो शेयर्स जो कि प्रेफरेंस शेयर्स से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या हुआ? वो प्रेफरेंस शेयर्स जो कि प्रेफरेंस शेयर्स से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अब जो लास्ट है वो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस shares are those preference shares the capital of which can be refunded after the expiry of a specific period of time or at the discretion of the company as stated in the articles of association. अब इसका मतलब क्या हुआ कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका कैपिटल का रीपेमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एक्सपायरी के बाद किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शेयर्स इशू करते वक्त प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की तरह इशू किया गया था, सो क्योंकि वो रिडीमेबल हैं, सो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनको वापस कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शेयर्स इशू करते वक्त हमने ये डिसाइड किया कि 6 महीने बाद जो है इसको रिडीम किया जा सकता है, सो वो 6 महीने एक्सपायर होने के बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो कैपिटल है वो वापस किया जा सकता है। ये है पहला तरीका जिससे कि वो वापस हो सकता है। एंड जो दूसरा तरीका है वो है कि अगर कंपनी चाहती है कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल का रीपेमेंट वापस कर दे, सो अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ है कि अगर कंपनी का ये मन होता है कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल जो है रीपे कर सकती है, सो ऐसे केसेस में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल का रीपेमेंट वापस से मिल सकता है। अब जो नेक्स्ट है वो है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स द कैपिटल ऑफ व्हिच कैन ओनली बी रिटर्न एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, नॉट बिफोर दैट। हाउएवर द कंपनीज एक्ट 2013 lays down that preference shares cannot be issued for more than 20 years, therefore a company cannot issue irredeemable preference shares. So non redeemable preference shares में आपको दो बातें याद रखनी पड़ेगी, एक कि उसका मतलब क्या होता है एंड दूसरा कि कंपनीज एक्ट 2013 उसके बारे में कहती है। सो उसका जो मीनिंग है वो रिडीमेबल शेयर से उल्टा है। रिडीमेबल शेयर्स में हमने क्या पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है प्रेफरेंस शेयर्स को उनका कैपिटल वापस किया जा सकता है, एंड अगर कंपनी चाहे तो उनका कैपिटल को वापस कर सकती है। बट इसमें वो नहीं है, इसमें ना तो कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कैपिटल को वापस करने का, ना ही फर्म का कोई डिसीजन होता है। इसमें जो है कैपिटल सिर्फ फर्म का डिसोल्यूशन के समय में ही वापस किया जाएगा। मतलब ये कि अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तब तक ही वो वापस किया जा सकता है,
है उसके पहले जो है वो वापस नहीं हो सकता है। ये तो रहा इसका मीनिंग। अब कंपनीज एक्ट 2013 इसके ऊपर क्या कहती है? कंपनीज एक्ट 2013 इसके ऊपर ये कहती है कि कोई भी कंपनी जो है वो 20 साल से ज्यादा के लिए प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है तो वो प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो मैक्सिमम 20 इयर्स तक ही चल सकते हैं, 20 इयर्स से ज्यादा वो नहीं चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर मेरे कंपनी में किसी ने नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं, सो मैं उन नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को लाइफ टाइम के लिए नहीं रख सकता हूं, मैक्सिमम 20 इयर्स के लिए रख सकता हूं। 20 इयर्स के बाद मुझे जो है उसको खुद वापस कर देना ही पड़ेगा। सो एक फर्म जो है वो तो जरूरी नहीं है कि 20 इयर्स में ही डिसॉल्व कर जाए। फर्म जो है वो 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल तक भी चलती है। सो अगर एक फर्म 100 साल तक चलती है एंड कंपनीज एक्ट ये कह रही है कि आप प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर 20 साल से ज्यादा तक के लिए कैपिटल नहीं रख सकते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 20 साल के बाद जो है वो कैपिटल वापस हो जाएगा। एंड जब वो कैपिटल 20 साल के बाद वापस हो जाएगा तो आपके पास तो प्रेफरेंसेस के ऊपर कैपिटल होगा नहीं। सो इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जैसा कोई शेयर नहीं होता है। एक शेयर जो है वो मैक्सिमम 20 साल तक रह सकता है, 20 साल के बाद जो है वो शेयर्स वापस करने ही करने हैं। सो क्योंकि वो शेयर्स 20 साल के बाद वापस करना ही करना है एंड नॉन रिडीमेबल शेयर्स का मतलब हुआ कि लाइफ टाइम के बाद वापस करो, तो ये दोनों चीज आपस में मैच नहीं करते हैं। इसी वजह से प्रैक्टिकली जो है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं। बट ये जो है ये कंपनीज एक्ट 2013 का कहना है। हो सकता है कि कंपनीज एक्ट 2013 से पहले नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हो, बट कंपनीज एक्ट 2013 का जो कहना है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का ऊपर, उससे यही मालूम होता है कि नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को प्रैक्टिकली इशू नहीं किया जा सकता है। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।